सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर सी कक्षा पोर्टल। मैं अनुराग शर्मा इस पोर्टल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज हम लोग बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी की। हम इनको महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। भारत के इतिहास में और भारत के भविष्य में गांधी जी का योगदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। चाहे वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का उनका विचार हो, पूरा का पूरा सर्वोदय की वो बात करते हो, सत्याग्रह के विचार देते हो, और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट और बेस आइडिया जो है वो है अहिंसा की थ्योरी, नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट। और साथ ही उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो वो खुद मानते हैं और वो है सत्य बोलना। गांधी जी कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के हालात हो, आप कभी भी सत्य का मार्ग मत छोड़िए। गांधी जी के जीवन को आप समझते हैं तो एक प्रेरणा का स्रोत है वो, ना सिर्फ भारतीयों के लिए अपितु पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो गांधी जी के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। उनकी विचारधारा से ना सिर्फ उस समय भारतीय बहुत ज्यादा प्रभावित थे परंतु ब्रिटिशर्स भी बहुत प्रभावित थे। गांधी जी के पूरे जीवन काल को अगर आप समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक त्याग और समर्पण का जीवन रहा है गांधी जी का। गांधी जी ने जो भी किया, जिस तरह से भी किया, कभी भी अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। बहुत छोटी आयु से ही गांधी जी सत्य और सत्य से जुड़े विचारों को लेकर बहुत ज्यादा सहनशील थे। गांधी जी के जीवन में एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार हुआ यह था कि गांधी जी के पिता ने उनको बुलाया और उनको डांटा किसी बात पर और कहा कि मुझे कुछ पता चला है कि तुम कुछ ऐसे वैसे काम करते हो, कुछ गलत काम करते हो। परंतु गांधी जी ने झूठ बोलने की बजाय सत्य बोला, बिल्कुल सत्य बोला। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके पिता की आंखों में आंसू भर आए। उनको लगा कि शायद उन्होंने अपने पिता को हर्ट कर दिया है, दुख पहुंचाया है। परंतु उनके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सत्य से बहुत प्रभावित हूं। और इसी प्रकार का जीवन उन्होंने पूरा जिया, हमेशा सत्य बोला गांधी जी ने। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात के अंदर, एक काठियावाड़ी बनिया फैमिली में। उनके पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। अपने बचपन से ही गांधी जी के ऊपर बड़े तौर पर असर उनकी माता का था, उनकी माता के विचारों का था, जो कि बहुत रिलीजियस लेडी मानी जाती थी। बहुत ज्यादा सोशल एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो चाहती थी कि गांधी जो है बहुत बड़े इंसान बने अपने जीवन में, और उसी प्रकार के आदर्श उन्होंने गांधी जी के अंदर डाले। 9 साल की उम्र में गांधी जी ने स्कूल जाना शुरू किया, और जैसे कि हर बच्चा होता है अपने बचपन में, गांधी जी भी बहुत शैतान और बहुत शरारती बच्चे थे। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी, उस समय देखिए चाइल्ड मैरिज का टाइम था तो शादी जल्दी करा दी जाती थी, तो 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी करा दी गई। अब जिस प्रकार से गांधी जी की अपब्रिंगिंग हो रही थी, गांधी जी सत्य के विचारों से कभी नहीं हटते थे। उनका पूरा बचपन इसी प्रकार से रहा। जिस समय वो स्कूल जाया करते थे तो एक समय ऐसा भी आया जब गांधी जी काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो शराब पीने लगे थे, मांस खाने लगे थे, तो इस तरह की चीजों से उनकी फैमिली बहुत हर्ट हुई। परंतु गांधी जी धीरे धीरे एक ट्रैक पे वापस आए और वो सुधर गए। फिर एक समय ऐसा आया जब गांधी जी के फादर के एक फैमिली फ्रेंड जो थे वो घर पे आते हैं और कहते हैं कि क्यों ना आप गांधी को बाहर पढ़ने भेज दे, पढ़ाई करने लंदन में भेज दे। उस समय लंदन में जाके पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो गांधी जी के पिता ने पहले तो बड़े तौर पर इसका विरोध किया, परंतु फिर वो मान गए। जब गांधी जी इंडिया से निकले लंदन जाने के लिए, तो आपको बता दूं कि उस समय भारत में एक मान्यता होती थी, कहा जाता था कि अगर आप समुद्र को पार करेंगे तो आपका धर्म क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उनको समाज निकाला हो गया था, उस समय धर्म से निकाला हो गया था। उनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने बड़ा विरोध किया था इस बात का, पर गांधी जी नहीं माने। अब गांधी जी जब अपने घर से चल रहे थे तो उनकी माता जो थी वो बहुत परेशान हुई, पुतलीबाई, और उन्होंने इस चीज का विरोध किया और गांधी जी को जाने से बहुत मना किया। परंतु गांधी जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, बाहर से पढ़कर वापस आऊंगा। तो उनकी माता ने उनसे कहा कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आप जाइए, परंतु 3 कस्में आप मुझे देके जाएंगे। पहली कसम कि आप कभी शराब नहीं पिएंगे, दूसरी कसम कि आप मांस नहीं खाएंगे, तीसरी कसम कि आप किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखेंगे। देखिए, हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है, तो गांधी जी की माँ भी चाहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटा लंदन जाके बिगड़ जाए। फाइनली गांधी जी लंदन जाते हैं, वहां जाके अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं बैरिस्टर की, और अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंडिया लौट आते हैं। जब गांधी जी इंडिया लौटते हैं तो एक दुखद समाचार उनके सामने होता है जो उनके बड़े भाई उनको देते हैं, यही कि उनकी माता की मृत्यु हो गई है। इस चीज
जिससे गांधी जी को बहुत अताहत होते हैं, बहुत आघात पहुंचता है। परंतु उनको लगता है कि ठीक है, अब जीवन में आगे बढ़ने का समय है। मुंबई से अपनी लॉ की प्रैक्टिस वो स्टार्ट कर देते हैं। परंतु गांधी जी लॉ को एज अ प्रोफेशन बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन पाते हैं। कई बार चैम्बर के अंदर उनका मजाक उड़ाया जाता है, वो ठीक से बोल नहीं पाते, घबराते हैं लोगों के आगे, केस हार जाते हैं, इस तरह की बातें उठती हैं और गांधी जी का बड़ा उपहास उड़ाया जाता है उस समय। कुछ समय बाद गांधी जी जो हैं उनको लगता है कि यार ये प्रैक्टिस तो ठीक नहीं है, तो मैं कुछ और काम करूं जिससे मेरा परिवार चल सके। तो वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस काम में उनको बहुत मजा भी आता है। धीरे धीरे बच्चे उनके साथ जुड़ते भी हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके टीचिंग स्टाइल को भी। फाइनली होता यह है कि उनके बड़े भाई को एक कॉल आती है जो कि साउथ अफ्रीका से है। शेख अब्दुल्ला जो हैं साउथ अफ्रीका में एक मर्चेंट हैं, जिनकी कंपनी के ऊपर एक केस कर दिया होता है गवर्नमेंट ने $40,000 की हेरफेर का। तो शेख अब्दुल्ला की जो कंपनी है वो कहती है गांधी जी के भाई को कि आप अपने भाई को यहाँ भेजिए ताकि वो आके हमारे लिए केस लड़ सके। फाइनली गांधी जी को लगता है कि ये अच्छा मौका है इंडिया से बाहर जाने का, पैसा कमाने का, सेटल्ड होने का। तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साउथ अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं। स्टूडेंट, गांधी जी के समय में अब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। देखिए, यूं तो गांधी जी जिस प्रकार से पढ़ाई करके आए थे लंदन के अंदर, वो बहुत अच्छे से समझते थे कि क्या स्थिति है, किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, किस प्रकार का माहौल है। परंतु ऐसा कहा जाता है ना कि जिसकी पीड़ा वही जाने, तो जब तक आप पे पड़े ना, आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली लोग भुगत क्या रहे हैं। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका के लिए निकलते हैं 1893 में, तो उस समय वो डरबन से प्रिटोरिया नाम की एक जगह है जहां पर उनको जाना होता है वो केस लड़ने के लिए। उसके बीच में वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट उनके पास होता है और फर्स्ट क्लास बोगी से वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। तभी बीच में एक टिकट कलेक्टर वहां पर आता है और वो उनसे उनका टिकट दिखाने के लिए पूछता है। गांधी जी उसको टिकट दिखाते हैं और वो गांधी जी को कहता है कि आप जाके जनरल कंपार्टमेंट में बैठ जाइए। तब गांधी जी इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं जनरल कंपार्टमेंट में क्यों बैठूंगा और मैं ऐसा नहीं करूंगा। टिकट कलेक्टर उनको बार बार कहता है कि सर देखिए, यहाँ फर्स्ट क्लास की बोगी में सिर्फ व्हाइट लोग ही ट्रेवल कर सकते हैं, आपको जाके जनरल कंपार्टमेंट में बैठना पड़ेगा, आपके पास चाहे जो भी टिकट हो। गांधी जी इसका विरोध करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि 2 लोगों को वो बुलाता है, 2 गार्ड्स को, और आगे चल के पीटर मैरिट्सबर्ग का स्टेशन जब आता है, वहां ट्रेन रुकती है, उधर गांधी जी को बोगी से बाहर फेंक दिया जाता है। स्टूडेंट, जब गांधी जी को बोगी से बाहर फेंका जाता है, उसके बाद ट्रेन वहां से चल देती है। गांधी जी पूरी रात स्टेशन में एक कोने में बैठे रहते हैं और यही वो समय था जब गांधी जी के जीवन में पूर्ण तौर से परिवर्तन आ जाता है, उनकी विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। गांधी जी के पास उस समय 2 विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि वो वापस आ जाएं भारत के लिए, या दूसरा विकल्प ये था कि वो प्रिटोरिया जाएं और जाके इस जो भेदभाव है इसके खिलाफ वो लड़ाई करें। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रिटोरिया जाएंगे। वो अब्दुल्ला को फोन करते हैं और अब्दुल्ला कुछ और अरेंजमेंट्स उनके लिए कराते हैं ताकि वो प्रिटोरिया पहुंचे। गांधी जी प्रिटोरिया पहुंचते हैं और वहां जाके वो अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि जो भेदभाव हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर ब्रिटिशर्स के द्वारा लोगों के खिलाफ, मैं उसके लिए लड़ाई करूंगा। और ऐसे में गांधी जी वहां पर जो है धीरे धीरे बहुत सारे तरीकों से लोगों से जुड़ने लग जाते हैं। नाटले नाम की जगह पर गांधी जी जो है एक बड़ी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। नाटले में गांधी जी नाटले इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या नाटले इंडियन कांग्रेस की नींव रखते हैं, जहां से वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो अपनी फाइट है उसकी शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे गांधी जी बड़े तौर पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने लग जाते हैं। यहां तक कि गांधी जी जो वोटिंग राइट्स हैं साउथ अफ्रीका में, जो कि वहां के लेबर्स के लिए, इंडियंस के लिए नहीं है, गांधी जी उसका भी विरोध करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा समय था जब ब्रिटिशर्स ने जगह जगह अपनी कॉलोनीज बनाई थी। 65 से ज्यादा देश ब्रिटिशर्स के अधीन थे कॉलोनीज में। तो ब्रिटिशर्स के वो सारे कॉलोनीज जहां पर लेबर ज्यादा थे, पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां से मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो ऐसे में बड़ी संख्या में भारतीय लोग जो थे साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, सालों से वहां रह रहे थे, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे सब वहां पे थे, परंतु उनको वो अधिकार नहीं मिले थे जो वहां के लोगों को मिले थे या दिए जाते थे लोगों को। तो गांधी जी ने इनका विरोध किया और गांधी जी ने कहा कि इन लोगों को भी वोटिंग राइट होना चाहिए, इनको भी बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, इनकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और ये फाइट गांधी जी ने जिस तरह से लड़ी, गांधी जी ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर जाने लगे बल्कि भारत तक उनकी जो आवाज है वो पहुंचने लगी। और भारत में भी उस समय जिस प्रकार का माहौल था,
भारत में बड़े तौर पर लोग समझने लगे कि कोई गांधी नाम का व्यक्ति है जो साउथ अफ्रीका में इस तरह की फाइट लग रहा है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं था, गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका में थे बहुत सारे वीकलीज, मंथली और बाकी पब्लिकेशंस को स्टार्ट किया, जिससे गांधी जी की जो अप्रोच थी, उनकी जो एक तरह से उनका जो वे था वो दुनिया के आगे आया। और सबसे बड़ी बात यहीं पे गांधी जी ने अपनी मूवमेंट्स के अंदर एक बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स से लड़ेंगे, हम ताकतों से लड़ेंगे, परंतु किसी हथियार के बिना लड़ेंगे, हम नॉन वायलेंस के तरीके से लड़ेंगे। देखिए, जब मैं नॉन वायलेंस की हम बात करते हैं तो ये कोई नया आइडिया नहीं है, जो गांधी जी ही लेके आए। अगर हम सनातन परंपरा को पढ़ें, सनातन धर्म को देखें, हिंदुइज्म को देखें, तो हिंदुइज्म का कोर और बेस आइडिया है। परंतु गांधी जी इस आइडिया को जब लेके आते हैं तो उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये कि गांधी जी ने बहुत बड़े तौर पर उस समय में जो हालात थे उनको समझा, एनालाइज किया, और ये बात सीधे तौर पर थी कि आप डंडे लेके ब्रिटिशर्स की बंदूकों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप लोग ज्यादा मारे जाएंगे और ऑफ कोर्स आपकी जो एम है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि हमें आपसे युद्ध नहीं करना है, हमें अपना मत आपके आगे रखना है, तो हम अहिंसा का तरीका अपनाएंगे, जो गांधी जी ने नाटले में अपनाया। बहुत लंबे समय तक वो वहां पे रहे, हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। वहां पे जितने भी इंडियन सोसाइटी के लोग थे सब गांधी जी के साथ जुड़े। गांधी जी के विचार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए उस समय पे। और फाइनली गांधी जी डिसाइड करते हैं 1914 में कि वो भारत आएंगे। 1914 में वो चलते हैं और भारत के लिए निकलते हैं, और 1915 9 जनवरी को वो भारत आते हैं। स्टूडेंट, गांधी जी को समझना जरूरी है जब भी हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी के आने से पहले और आने के बाद क्या बदलाव आए। देखिए, अगर गांधी जी के आने से पहले का समय मैं लूं, 1915 से पहले का समय जो था, तो उस समय भारत की राजनीति के अंदर कोई भी दल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे कोई प्रेशर क्रिएट कर सके। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसके मोस्ट ऑफ द लीडर्स या तो बैरिस्टर थे या फिर काफी एलीट फैमिलीज से आते थे, और सिर्फ कांग्रेस सेशन के टाइम पे ही वो एक्टिव नजर आते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी मोटी एक्टिविटी कांग्रेस किया करती थी। और अगर बात कही जाए गरम दल की, जो कि स्प्लिट जो हुआ था कांग्रेस का 1907 में, उसके बाद बन के सामने आया बाल पाल और लाल का गरम दल, उस गरम दल की अगर बात की जाए तो वो अभी तक भी एक्टिवली काम तो कर रहे थे, बट उतनी स्ट्रांग इमेज नहीं बन पाई थी भारत में। जब गांधी जी भारत की राजनीति में एंटर करते हैं, जब गांधी जी भारत आते हैं, तो उस समय तक वर्ल्ड वॉर 1 के जो हालात हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ चुकी है भारत, और अभी तक इनडायरेक्टली इससे आज जुड़ा हुआ है क्योंकि ब्रिटिश हमारे साथ जुड़े हुए थे। गांधी जी भारत आते हैं, शुरुआती तौर पर लोग गांधी जी को बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ जुड़ना स्टार्ट करते हैं। 1916-17 आते आते गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जहां भी जाते हैं लोग उनको देखने के लिए कई कई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करके आते हैं। दिनों दिनों पैदल चल के गांधी जी को देखने के लिए आते हैं लोग। अब यहाँ पर गांधी जी की आइकॉनिक पर्सनैलिटी की एक बड़ी बात ये थी कि गांधी जी को जब लोगों ने देखा तो वो साधारण व्यक्ति उनको नजर आया, जो अब तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अंदर नहीं था। देखिए, धोती पहना करते थे, हाथ में डंडा था, पतले दुबले से गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे। यही तो इमेज थी पूरे भारत की। कैसा था भारत? अनएजुकेटेड सोसाइटी थी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उस समय में वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में लगे हुए थे। भारत में ऐसा तो था नहीं कि गलियों गलियों में गाड़ी घूमती थी, लोग कोट वोट पहन के घूमते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों ने गांधी जी के अंदर उस लीडर को देखा जिसकी वो इमेजिनेशन करते थे, एक ऐसा लीडर जो डंडे के दम से ही पूरे के पूरे अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखता था। तो बहुत कम समय में गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो भारत में एक वेव की तरह फैल गई। हजारों लाखों लोग कुछ ही समय में जुड़ गए गांधी जी के साथ। जैसा कि मैंने कहा था, कांग्रेस जब तक एलीट्स लोगों की पार्टी थी, गांधी जी के आने के बाद जन जन की पार्टी बन गई थी। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर कांग्रेस सामने आई। सबके बचा कुचा काम किया जवाहरलाल नेहरू ने। जब वो कांग्रेस के साथ जुड़े तो नेहरू और गांधी की जो जोड़ी थी, जब तक ये दोनों पॉलिटिकली एक्टिव रहे, जब तक इस जोड़ी ने कांग्रेस को एक ऐसी पोजीशन दिलाई जो कि ना सिर्फ इंडियन सोसाइटी पे इंपैक्ट डाल रही थी बल्कि ब्रिटिशर्स के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट डालती थी। गांधी जी के विचारों से सहमति की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द गरम दल के जो नेता थे वो गांधी जी से सहमत नहीं थे। अंबेडकर जी गांधी जी का घोर विरोध करा करते थे और गांधी जी के विचारों को बिल्कुल भी नहीं माना करते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करी जाए, मैं गरम दल के नेताओं की बात करूं तो उनको लगता था कि गांधी जी इस पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं,
और इस मार्ग से जिससे वो भारत को आगे ले जाना चाहते हैं या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उससे आप कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं पा पाओगे। आप एक मॉडरेट लड़ाई लड़ते रहोगे पूरे टाइम पे। और गांधी जी के साथ धोखा हुआ भी। अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कहा था कि आप हमें भारतीय फौज दीजिए और हम बदले में आपको आजादी देंगे, परंतु जब वॉर खत्म हुई तो उसके बाद अंग्रेज बिल्कुल अपनी बात से मुकर गए। राउंड टेबल 1 कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल 2 कॉन्फ्रेंस में, 3rd कॉन्फ्रेंस तक, ठीक है। तो अंग्रेजों पे विश्वास करना बिल्कुल भी सहमत नहीं था कोई भी उससे। आगे चल के एम एन रॉय कट जाते हैं, गांधी जी का विरोध करते हैं। श्री अरबिंदो जो है वो भी गांधी जी को कुछ पॉइंट्स पे सही नहीं मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं। यहां तक कि नेहरू के साथ भी गांधी जी के रिश्ते बहुत ज्यादा खटाई में पड़ जाते हैं एक समय आके। ऑल्दो आगे चल के 1943 में गांधी जी उनको अपना पॉलिटिकल सक्सेसर बनाते हैं। परंतु ये विचारधारा की जो युद्ध था जो भारत में उस समय चल रहा था, उसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक वो वेव थी जिसको गांधी जी लेके जा रहे थे, जहां वो ये कह रहे थे कि अंग्रेजों से लड़ाई मत करो, समझौते करो, आगे बढ़ो, नॉन वायलेंस का सहारा लो, सत्याग्रह करो, स्वराज का बात करो, ठीक है, भूख हड़ताल करो, मार्च निकालो, लाठियां खाओ, एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरे पे खाओ, और इस तरह से अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लेके जाओ। दूसरा रास्ता था गरम दल का, जो कहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ वायलेंस करो, उनको मार के भगाओ, उखाड़ दो यहां से। तीसरा रास्ता जो बना वो सोशलिस्ट ग्रुप के रास्ते बने। सोशलिस्ट जो पूरा का पूरा एक लॉबी क्रिएट हुआ, उसने क्या कहा, उसने कहा भारत आजाद होगा, जब जो होगा देखा जाएगा। अभी क्या हो रहा है देखो, अभी की पॉलिटिक्स कहां जा रही है, हम भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं या भारत के सेपरेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग वेव्स जो हैं विद इन दी कांग्रेस स्टार्ट होने लगी थी बहुत ज्यादा। और ये पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत बार हुआ जब विद इन कांग्रेस जो है फूट पड़ी, चीजें अलग हुई। गांधी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उनको पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को संभालना था, साथ ही उनको कांग्रेस को भी संभाल के चलना था। सारे लीडर्स जो कि उस समय इधर उधर हो रहे थे उनको भी एक साथ जोड़ के चलना था। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं उस समय, ठीक है। एम एन रॉय आगे छोड़ के चले जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की गांधी जी से नहीं बनती। भगत सिंह को जब फांसी होती है तो उस समय लोग गांधी जी पे आरोप लगाते हैं कि आप बचा सकते थे पर आपने बचाया नहीं। तो आप ये समझिए कि एक ऐसा जीवन काल जहां पर क्रिटिसिज्म भी हो रही थी उनकी, उनके विचारों की, दूसरी तरफ लोग उनसे सहमत भी थे, और तीसरी तरफ गांधी जी अपनी उस एज के साथ, अपने उस समय के साथ हर चीज को मैनेज भी कर रहे थे। तो अगर आज के पर्सपेक्टिव में हम गांधी जी को समझे तो उनका पूरा जीवन इस उथल पुथल से भरा रहा। 1948 में जब उनकी डेथ हुई, नथुराम गॉडसे ने उनको गोली मारी। जब तक गांधी जी के जीवन में ऐसा कोई भी समय नहीं आया था जब गांधी जी ने बहुत आराम की सांस ली हो या फिर वो फ्रीडम स्ट्रगल से या भारत की परिस्थितियों से वाकिफ ना हो। आज के इस लेक्चर में हम गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट विचारों के ऊपर भी बात करेंगे। ये तो बहुत सारी अलग अलग मूवमेंट्स रही, बहुत सारे सत्याग्रह के ऐसी मूवमेंट्स रही जहां गांधी जी जुड़े रहे, परंतु उनके कुछ विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उनका जो सबसे प्रिंसिपल आइडिया है दैट इज अ थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का सिद्धांत वो देते हैं। इसके अलावा वो बात करते हैं स्वराज की, सत्याग्रह की और सर्वोदय की। ये 4 ऐसे आइडियाज हैं गांधी जी के जो उनको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे यूनिक बनाते हैं। साथ ही गांधी जी विलेज इकोनॉमी से लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन तक के ऊपर बात करते हैं, फेमिनिस्ट इश्यूज के ऊपर अपने विचार रखते हैं, उस समय में सोशल स्ट्रक्चर को लेकर विचार रखते हैं, और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है अध्यात्म। धर्म के हिसाब से वो सब कुछ समझाना चाहते हैं। उनकी विचारधारा में आपको आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, भगवत गीता जिसको प्रिंसिपल एक टेक्स्ट मानते थे, कहते थे कि इसी से मेरा बेड़ा पार हुआ है, इसी से पूरी दुनिया का बेड़ा पार होगा। यहां तक कहते थे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर से पढ़नी चाहिए। साथ ही गांधी जी एक लियो टॉल्स्टॉय की जो राइटिंग्स थी उनको बहुत सराहा करते थे। किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू का कई बार उन्होंने कॉन्टेक्स्ट लिया, बताया उसके बारे में। यहां तक कि गांधी जी इतने क्रिएटिव थे एक समय में आके कि वो अलग अलग टेक्स्ट जो कि यूरोप में बड़े बड़े थिंकर्स ने लिखे, जहां तक कि मैकियावेली का प्रिंस तक उन्होंने पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया। प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस की किताबें तक उन्होंने पढ़ी। कुछ किताबों को उन्होंने गुजराती में भी ट्रांसलेट किया, आपको बता दूं, क्योंकि जो कि दुनिया में पहली बार हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रिएटिवली वो चीजों को उस समय किया करते थे। आप साबरमती आश्रम जाइए कभी अहमदाबाद, आप जाके गांधी जी का जो जीवन था उसको देखिए, कितनी सिंप्लिसिटी से वो रहा करते थे। और उनका सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो शायद हम लोगों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि जो भी विचार, जो भी बात आप समाज को दो, पहले खुद पर अप्लाई करो।
स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के उन विचारों पे जो उनको सबसे ज्यादा यूनिक बनाते हैं इन पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर। स्वराज के विचार पे हम लोग जरूर बात करेंगे। स्वराज का एक ऐसा विचार है जो गांधी जी देते हैं, एक ऐसा आइडिया जो सबके सामने रखते हैं, साथ ही एक प्रैक्टिस को रखते हैं जो कि सत्याग्रह के तौर पर आप लोग समझते हैं। सर्वोदय की थ्योरी की जब बात गांधी जी करते हैं तो ये स्वराज एक्चुअली में है क्या, किस चीज को स्वराज कहा जाए। देखिए, गांधी जी जब भारत आए और भारत आने से पहले भी उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था, स्टडी करा था, और जब वो भारत आते हैं तो भारत में आने के बाद वो भारत के जो हालात हैं उसको देखते हैं, समझते हैं। साउथ अफ्रीका में लगभग 22 से 23 साल का समय गांधी जी ने बिताया, जब उन्होंने वहां की जो प्रॉब्लम्स थी उनको समझा और जिस प्रकार का क्रूर बर्ताव उन भारतीयों के साथ किया जाता था, गांधी जी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि ब्रिटिश शासन की जो कमियां हैं वो हम दूर नहीं कर सकते हैं, तो अपनी कमियों को दूर करना ज्यादा जरूरी है। और हमारे अंदर की जो कमी थी वो ये थी कि हमारा अंत स्वराज जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था। देखिए, स्वराज की भावना को अगर गांधी जी के हिसाब से समझा जाए तो वो दो फॉर्म में है। एक है इंटरनल आजादी, आप कैसे कह सकते हैं, खुद का राज, खुद के ऊपर आपका राज हो, और एक होता है बाहरी राज, जो है बाहर के से आप आजाद हो, किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का ऑपरेशन आप पर ना हो। तो ये दो फॉर्म है स्वराज की। तो इनर एनलाइटमेंट एंड देन दी आउटर एनलाइटमेंट, इस तरह से आप स्वराज को समझ सकते हैं। ऑल्दो ये आइडिया जब गांधी जी अप्लाई करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से इसको सोसाइटी में अप्लाई कराना चाहते हैं। यहाँ तक कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी देते हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। डॉक्टर दत्ता की एक किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉलोनिज्म करके, उसके अंदर ये बताते हैं कि किस प्रकार से जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो मैनचेस्टर नाम की जगह जो है वहां पर धीरे धीरे जो जूट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो किस तरह से बढ़ी और किस तरह से उसने इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। तो जब ये इंडिया आए थे गांधी जी, तो इन्होंने सबसे पहले तो ये समझा कि जो इकोनॉमी की कंडीशन है, जो कि मॉडरेट सबसे ज्यादा इकोनॉमी की बात करते थे, विनोबा भावे ने इकोनॉमी के ऊपर काफी कुछ लिखा था, ड्रेन थ्योरी जो है उसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिए थे। तो गांधी जी ने उन सबको समझा, साथ ही बहुत सारे अलग अलग जो उस टाइम के बहुत प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स हुआ करते थे, एक्टिविस्ट हुआ करते थे, गांधी जी उनसे बात करते थे। सावरकर से गांधी जी मिले थे लंदन के अंदर, बहुत सारे और रेवोल्यूशनरी से गांधी जी मिले थे। तो इन सबकी बातों का प्रभाव, इन सबके विचारों का प्रभाव गांधी जी के ऊपर हमें बड़े तौर पर दिखता है। गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु गांधी जी मानते हैं। जब भारत आते हैं तो गोखले के जाने के बाद, गोखले की डेथ के बाद, गांधी जी ने वो एक्चुअली रोल एक्वायर कर लिया एज अ फादर ऑफ कांग्रेस पार्टी, आप कह सकते हैं। आज तो उसको आप फादर ऑफ नेशन के तौर पर जानते हैं, परंतु गांधी जी ने रोल एक्वायर किया और गांधी जी ने बहुत सीधे तौर पर बोला कि आपको मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी और आप कह सकते हैं कि अध्यात्म, आज के संदर्भ में अगर आप उसको देखें तो वो कहते हैं इनको दूर करने की जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स से, बल्कि आपकी हर एक्टिविटी के अंदर आप अपने धर्म को लेके आओ, परंतु कैसे लाओ, पॉजिटिव वेज में लेके आओ। ठीक है, पॉजिटिविटी के सेंस में आप उसको लेके आओ। आप उन सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कीजिए जिसको धर्म बोलता है। अहिंसा का रास्ता अपनाइए। अभी अहिंसा क्या है? अहिंसा सुनने में तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड लगता है कि अहिंसा एक्चुअली है क्या। तो क्या लाठी डंडे खाना अहिंसा है? गांधी जी बहुत सीधे शब्दों में बोलते हैं कि अहिंसा अपने आप में एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सामने वाले की बुराइयों को भी खत्म कर देती है। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं जहां आप किसी लड़ाई को, किसी झगड़े को सिर्फ चुप रह के, शांत रह के सुलझा सकते हैं, परंतु जब आप उस झगड़े के अंदर कुछ इनिशिएट करते हैं वर्बली या फिजिकली, तो वो झगड़ा कई बार बहुत बड़ा बन जाता है। कई बार इस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं कि एक छोटे से अमाउंट 5 रुपए के ऊपर लड़ाई हुई और किसी ने किसी का खून कर दिया। तो गांधी जी जिस समय में आए हैं उस समय में भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। गृह युद्ध जैसा माहौल कुछ जगहों पर हो रखा है। अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले रोष प्रदर्शन बहुत बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि चोरा चोरी का इंसिडेंट भी हम लोगों को याद आता है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में हुआ। तो गांधी जी के ऐसे समाज में आए हैं जहां लोग शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, आर्थिक तौर पर कमजोर हैं और सामाजिक तौर पर वो बहुत सारा उत्पीड़न झेल रहे हैं। कास्ट सिस्टम है, बाकी सारी प्रॉब्लम है। तो गांधी जी चाहते हैं कि सोसाइटी को एनलाइटेड किया जाए। तो स्वराज का कॉन्सेप्ट जब वो लेके आते हैं तो वो विलेज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और बड़े तौर पर बढ़ चढ़ के विलेज इकोनॉमीज को, विलेज सिस्टम को सपोर्ट करते हैं गांधी जी। ये कहते हैं कि भारत की जो विलेज इकोनॉमी है वो बहुत सस्टेनेबल है, सदियों से चलती आ रही है। दूर दराज के गांव अपने ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। हमारी जो घर घर में चलने वाली छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं, चरखा चलाने की बात करते हैं। ऑल्दो ये आइडियाज क्रिटिसाइज भी हुए उस समय, श्री अरबिंदो जी कहते हैं कि इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से
चरखा चलाना जो है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ रोजगार तो दे सकता है, पर आपकी सारी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा। इकोनॉमिकल बूम कंट्री कभी नहीं ला पाएगी। परंतु गांधी जी को ये लगता है कि जो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, चरखा जैसी चीज अगर घर घर में हो तो व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। जूट काटो आप लोग और उसको बेचो। बहुत समय से ये प्रोफेशन चलता आ रहा है, बहुत पुराना प्रोफेशन है ये। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि गांधी जी जो कहते थे पहले खुद पे अप्लाई करते थे। सबसे पहले कार्य उन्होंने खुद किया था, खुद चरखा लेके बैठे थे। आप ज्यादातर जब गांधी जी की फोटो देखेंगे साबरमती आश्रम अगर आप जाएं तो आपको वो चरखा दिखेगा जिसपे गांधी जी खुद बैठ के सूत बनाया करते थे। तो इस तरह से एक यूनिक सा आइडिया देते हैं स्वराज के अंदर, पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़ देते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। स्टूडेंट, गांधी जी खुद से जब स्वराज की बात कर रहे हैं और स्वराज को इतने बड़े तौर पर वो समझा रहे हैं, लोगों को फैला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि स्वराज के अलग अलग डायमेंशंस भी हैं। सिर्फ आप स्वराज को इस तरह से नहीं देख सकते कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो या फिर आप पूर्ण तौर पर आजाद हो, परंतु इसके बहुत सारे डायमेंशन है। पॉलिटिकल डायमेंशन में ये स्वराज को जब समझाते हैं तो मज़िनी का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझाने की बात करते हैं। साथ ही बहुत सिंपल सी एक बात करते हैं, कहते हैं कि स्वराज का मतलब सिर्फ भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी दिलाना नहीं है या कुछ लोगों को उठा के सरकार बना के सत्ता दे देना नहीं है, परंतु एक ऐसी सत्ता का निर्माण है जो कि कुछ लोगों से तो बने पर बाकी जो लोग हैं, ऑल मासेस जो हैं, ये अगर चाहें और इनके ऊपर ऑपरेशन होता है तो सत्ता को हटा सके। मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज जो हैं उनकी ये बात करते हैं बड़े तौर पर। साथ ही गांधी जी फ्रीडम जैसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी फोकस करते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम और जो फ्रीडम इन सोसाइटी है उसको भी कंसीडर गांधी जी करते हैं। व्यक्ति की आजादी जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गांधी जी ने काफी पढ़ा है, चाहे बात करी जाए रोजो की, लॉक की या उनके बाद वाले चिंतकों की, तो गांधी जी हर चिंतक को पढ़ के अपने समय में आए हैं। और जब ये भारत के कॉन्सेप्ट में इस फ्रीडम की बात करते हैं तो सीधे तौर पर बोलते हैं कि इस फ्रीडम का मतलब यही है कि आने वाले भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता हो, साथ ही जो कास्ट ऑपरेशन है ये पूरी तरीके से साफ हो जाए, पूरी तरीके से हट जाए, तभी आप फ्रीडम की बात सोसाइटी में कर पाएंगे। साथ ही गांधी जी का एक और कॉन्सेप्ट है जो कि ये धर्म से रिलेट करते हैं इसको। ये इनका जो हिंद स्वराज जो किताब इन्होंने बेसिकली 1909 में पब्लिश की थी, तो हिंद स्वराज में सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर बात की जाए भारत की और धर्म को इसके साथ जोड़ा जाए तो हमें भारत के धार्मिक परिवेशों को समझना चाहिए। तो हमें ऐसे राज्य का निर्माण करना है जो राम राज्य का उदाहरण हो, खुदाई राज्य का उदाहरण हो एक तरह से। तो आप समझिए कि हिंदू मुस्लिम एकता एक बड़ा मुद्दा रहता है इनके लिए, और ये चाहते हैं कि दोनों धर्म जो है, जो कि एक लार्जेस्ट कम्युनिटी है भारत के अंदर, उस समय में हिंदू सबसे बड़ी कम्युनिटी, नंबर्स में सेकंड मुस्लिम्स हैं, ये सब मिलके साथ में रहे और कोई लड़ाई झगड़ा इनके बीच में ना हो। ऑल्दो गांधी जी बहुत बड़े तौर पर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन नहीं देते हैं, परंतु फोकस जरूर करते हैं इस चीज के ऊपर, इस आइडिया के ऊपर। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लेके गांधी जी ये मानते हैं कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमीज हो, विलेजेस को भी चांस मिले, और बहुत सारे विलेजेस जो हैं, अगर बात की जाए उस समय के भारत की तो हजारों लाखों विलेजेस उस टाइम हुआ करते थे। आज तो फिर भी गवर्नमेंट ने कई सारे विलेजेस को इकट्ठा करके कंबाइन करके लिमिटाइज कर दिया है, परंतु उस समय ऐसा नहीं था। काफी डिस्टेंस पे छोटे छोटे 10-10 घर वाले विलेजेस हुआ करते थे। तो गांधी जी कहते हैं कि इस तरह का जो विलेज सिस्टम भारत में है दैट इज वेरी गुड, और हमें इस विलेज सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए बड़े तौर पर, ना कि हमें ब्रिटिशर्स को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन स्वराज का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसको हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन गांधी जी की बहुत अच्छी है स्वराज के अंदर। ये सीधे तौर पर कहते हैं कि ब्रिटिशर्स भारत आए और धीरे धीरे पहले तो भारत का धन लूट लिया और फिर भारत के अंदर सिस्टम इस तरह के बना दिए जिसमें हम लोग डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर। तो जो डिपेंडेंसी क्रिएट हुई है हमें इसको तोड़ना है। देखिए, डिपेंडेंसी थ्योरी तो एक बहुत प्रचलित थ्योरी है, पूरी की पूरी कॉलोनाइजेशन से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया में हम इसकी बात करते हैं। सेमी कॉलोनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो एक्चुअल में डिपेंडेंसी ही है। आप अगर अभी मॉडर्न पाकिस्तान को देखें, आज के पाकिस्तान को देखें, जिस तरह से चाइना धीरे धीरे इंटरवेन करता जा रहा है, दैट इज सेमी कॉलोनाइजेशन। पाकिस्तान बहुत चीजों में चाइना के ऊपर डिपेंड हो गया है। तो गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स भारत आए, हमारे ही सामान लेके, हमारे लिए यूज करके हमें ही अपने अंदर अधीन कर लिया। तो हमें इस कॉलोनाइजेशन से बाहर आना है, स्वराज लाना है इकोनॉमिकली। तो विलेज इकोनॉमीज के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए, घर घर में काम चले, इस तरह से फोकस कीजिए। ऑल्दो इनके इस विचार का विरोध उस समय बहुत हुआ, यहाँ तक कि नेहरू जी भी इस आइडिया से पूरी तरह सहमत नहीं थे, परंतु गांधी जी के हिसाब से विचार सबसे सही था। वहीं राम राज्य का उदाहरण जब गांधी जी देते हैं तो अहिंसा, इन सब शब्दों का इस्तेमाल गांधी जी बहुत करते हैं। देखिए,
हम जब आज ये लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं तो गांधी जी बाकी थिंकर्स की तरह नहीं है जहां पर पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलें। यहाँ फिलोसफिकल पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए गांधी जी के विचारों को समझने के लिए, स्पेशली स्वराज या सत्याग्रह जैसे विचारों की अगर मैं बात करूं तो हमने इस तरह से समझा कि गांधी जी स्वराज के ऊपर क्या वो बोलते हैं। ऑल्दो अगर आप स्वराज के आइडिया को इसको पूरे इन डेप्थ जाके समझेंगे तो गांधी जी हिंद स्वराज के अंदर बहुत कुछ लिखते हैं, हर प्रकार से स्वराज की बात करते हैं, यहाँ तक कि सामाजिक स्वराज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। मोस्टली आप लोगों ने कभी इस सोशल स्वराज की बात नहीं सुनी होगी। गांधी जी जब कास्ट सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, कास्ट सिस्टम, कास्ट ऑपरेशन को समझाते हैं, तो वहीं औरतों के ऊपर होने वाला जो अत्याचार है, महिलाओं के ऊपर होने वाला जो अत्याचार है, उसकी बात भी करते हैं। कहते हैं कि इस तरह के सिस्टम बने हैं। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ तो देखिए ज्यादातर हमारे पॉलिटिकल थिंकर खड़े रहे, चाइल्ड मैरिज को सही नहीं मानते हैं। गांधी जी भी इसका विरोध करते हैं, यहाँ तक की बात कहते हैं कि जो घर में औरतें हैं उनको बहुत थोड़ा सा धन दिया जाता है, उनकी जरूरत भी उससे पूरी नहीं होती। तो डिपेंडेंसी है, इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी है, पेट्रार्की है, इकोनॉमिकल पेट्रार्की बेसिकली इसको बोलते हैं। तो हर वो मुद्दा जो व्यक्ति विशेष के साथ और व्यक्ति के समाज के साथ जुड़ा है, गांधी जी उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं। पर्पज ये है कि समाज हर प्रकार से अनलाइटेड हो। हमें सिर्फ ऐसा समाज नहीं चाहिए जो ब्रिटिशर से आजाद हो, अपितु ऐसा समाज भी चाहिए जो हर कुरीति से आजाद हो। देखिए गांधी जी धर्म के इंटरप्रिटेशन में दो बहुत अच्छे पॉइंट बोलते हैं जिसको आपको नोट भी करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास दो धर्म है, एक वो धर्म जो कुरीतियों से भरा हुआ है, रूढ़िवाद से भरा हुआ है, गलत मान्यताओं से भरा हुआ है, गलत तरह के प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है, सती प्रथा जैसी, और एक वो धर्म है जिसको शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में और भगवत गीता में समझाया गया है। तो गांधी जी कहते हैं कि भगवत गीता में समझाया गया धर्म ही असली धर्म है। बाकी रूढ़िवाद और ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि धर्म को बदनाम करती हैं, इन सबको हमें छोड़ देना चाहिए। इन सबको छोड़ के हमें भगवत गीता को अपनाना चाहिए, उसका सार जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो स्टूडेंट ये है गांधी जी का पूरा स्वराज का आइडिया। स्टूडेंट गांधीयन फिलोसफी में स्वराज के बाद एक और इम्पोर्टेंट आइडिया आता है, दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ स्वराज। एक्चुअली किसी भी आइडिया को जब अप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस का नाम है सत्याग्रह। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। जब वो भारत आते हैं तो भारत आके ऐसी ही मूवमेंट वो भारत में भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उस समय उनके वीकली के जो संपादक थे उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि कोई एक अच्छा नाम आप सजेस्ट कीजिए जो भारतीय समाज को अपने साथ जोड़ सके। तो उन्होंने नाम सजेस्ट किया सत्याग्रह। स्टूडेंट सत्याग्रह की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह सिर्फ स्वराज को अप्लाई करने का एक तरीका नहीं है, दैट इज अ वे टू सीक ट्रुथ। हमें ट्रुथ को समझना है क्या है, अहिंसा को समझना है और तपस, तीन चीजों से मिला के सत्याग्रह बनता है। देखिए सच्चाई जो है सत्य, दूसरा क्या है अहिंसा, और तीसरा है तपस। ठीक है, तपस्या एक तरह से। तो इन तीनों को मिला के ही सत्याग्रह फॉर्म होता है। गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो भी विचार हैं स्वराज को लेके, उन सबका एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो है सत्याग्रह। और सत्याग्रह हम लोग कैसे करेंगे? क्या सत्याग्रह कोई एक मूवमेंट होगी? जी नहीं, अलग अलग टाइप से होगा। भूख हड़ताल रखी जाएगी, प्रोटेस्ट निकाले जाएंगे, मार्च होंगे, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर टाइप की मूवमेंट्स हम लोग चलाएंगे। ये होगा हमारा सत्याग्रह। और सत्याग्रह के साथ ही जुड़ता है गांधी जी का एक और प्रैक्टिकल आइडिया, दैट इज कॉल्ड सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब वैसे तो हिंदी भाषा में होता है सबका उदय, राइज ऑफ फॉल, परंतु जब गांधी जी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को सत्याग्रह के साथ जोड़ के समझाने की कोशिश करते हैं। और वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय समाज के परिवेश आज के समय है, उस समय में बहुत जरूरी है कि हम लोग हर प्रकार से, हर वर्ग पे अपना ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर प्रकार से हम लोग चीजों को करें। सर्वोदय के लिए गांधी जी बोलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा मेरा सत्य और सर्वोदय का, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मेरे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे उपनिषदों से, पुराणों से और गीता को पढ़ के समझ में आए हैं, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या हम सत्याग्रह की अगर बात करें तो अहिंसा जो उसका मूल है, इसका मतलब सिर्फ इतना मात्र है कि आप दूसरे को हानि ना पहुंचाइए, अपितु क्या सामने वाले के विचारों में परिवर्तन लाना भी इसका एक मूल है। इसी एक विचार के साथ गांधी जी आगे बढ़ते हैं और सत्याग्रह की अपनी पूरी मूवमेंट को चलाते हैं। गांधी जी ने जब जब कोई भी विरोध किया,
अंग्रेजों का कहीं भी लाठियां खाई, डांडी मार्च निकाला, वो सब सत्याग्रह का ही हिस्सा था। और सर्वोदय गांधी जी के विचारों का वो एक बड़ा हिस्सा था जहां से गांधी जी समाज के हर वर्ग को अपने से जोड़ना चाहते हैं। देखिए, एक बड़ा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, जो हमने सावरकर के साथ देखा था, गांधी जी के साथ भी वही है। अगर गांधी जी के समय की हम बात करें और आप किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल को चला रहे हैं जो भारत जैसे बड़े देश में चलाई जा रही है, तो आप उसको किसी एक वर्ग विशेष को साथ लेके नहीं चल सकते, सिर्फ कि आप हिंदू कम्युनिटी को ही आगे लेके चले या उन लोगों में जो भगवत गीता में मानते हैं उन्हीं को आगे लेके चले, अपितु आपको समाज के हर वर्ग को साथ लेना पड़ेगा। देखिए, ये वो समय था जिस समय बी.आर. अम्बेडकर समाज में उस एक तबके के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जो सबसे ज्यादा शोषित हुआ है, सबसे ज्यादा जिसके साथ अत्याचार हुआ है। अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि अगर भारत आजाद हो भी गया तो आजादी मिलेगी किसे? हमारी स्थिति तो वैसे ही रहेगी जैसी सदियों से चलती आई है। अंग्रेजों के आने से पहले भी हम उत्पीड़ित होते थे और आज भी हो रहे हैं, और आने वाले भारत में भी हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो हम उत्पीड़ित होंगे। गांधी जी इस प्रकार की बातों से बहुत अताहत होते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जहां पर समाज का हर वर्ग बराबरी के साथ चल सके। तो सर्वोदय और सत्याग्रह के जो विचार है वो इन दो विचारों के साथ जुड़कर समाज में इक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं, राइज ऑफ ऑल की बात करते हैं, और इसको पाने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं। वो हंगर स्ट्राइक्स की बात करते हैं, कहते हैं भूख हड़ताल हम लोग करेंगे, विरोध में हम लोग मार्च निकालेंगे, पीसफुल मार्च होंगे, लाठी खा लेंगे पर कुछ बोलेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि गांधी जी के विचारों से उस समय कुछ ही लोग प्रभावित थे, परंतु उस समय में भी गांधी जी की पॉपुलैरिटी इंडिया के बाहर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जब गांधी जी ने रखा तो आने वाले समय में बहुत अलग अलग तरीके से इस कॉन्सेप्ट को गांधी जी ने अप्लाई भी किया। अलग अलग मूवमेंट्स के अंदर, अलग अलग प्रोटेस्ट के अंदर गांधी जी इसको अप्लाई करते रहे टिल 1947। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं बात करूं या फिर मैं नॉन कॉपरेशन की बात करूं, ये सारी मूवमेंट्स ऐसी थी जब गांधी जी इन आइडियाज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्टूडेंट, यहीं पर सत्याग्रह की अगर हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सर्वोदय की, तो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बोले कि सत्याग्रह का बेसिक मतलब क्या है, 3 चीजों को कंटेन करता है। सबसे पहला पार्ट क्या है सत्याग्रह का? दैट इज ट्रूथ, सत्य। दूसरा पार्ट क्या है हमारा सत्याग्रह का? सत्याग्रह का दूसरा पार्ट है अहिंसा, नॉन वायलेंस। तीसरा पार्ट है तपस। तपस है सेल्फ सर्फिंग, जिसको आप बोलते हैं सफर करना किसी चीज से। तो जब बात करते हैं, गांधी जी कहते हैं लाठी खा लो पर मारो नहीं, तो दैट इज सेल्फ सफरिंग। देखिए, गांधी जी का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है। जिन बच्चों को गांधी जी को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, शायद मेरे इस लेक्चर से गांधी जी काफी हद तक आपके माइंड में रिजॉल्व हो जाएंगे। गांधी जी ने सीधा सा रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज बहुत बड़ा है, अलग अलग तरह की विविधता है, भाषा के तौर पर विविधता है, सामाजिक विविधता है, आपके कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है, और धार्मिक तौर पर भी विविधताएं भारत में बहुत है। तो क्यों ना काम किया जाए, क्यों ना लोगों को उन चीजों से जोड़ा जाए जो हर धर्म में बताई जाती है। सत्य का मार्ग पे चलना तो हर धर्म में बताया गया है, अहिंसा का मार्ग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर धर्म में बताया गया है, यहाँ तक कि सेल्फ सफरिंग अगर हो पर समाज का भला हो तो ये भी हर समाज में कहा गया है, हर धर्म में कहा गया है। आज आप कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, हर धर्म आपको सत्य के मार्ग पे चलने की राह सिखाता है। हर धर्म कहता है कि आप पीसफुल तरीके से अपनी लाइफ को जिए, अपने लोगों की लाइफ को अच्छा बनाइए। तो गांधी जी ने इन 3 पॉइंट्स को उठा के अपनी एक पूरी थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया इंडियन सोसाइटी में। तो हर वो वर्ग जो गांधी जी से रिलेट कर पाया, अपने आप को जुड़ पाया, उसकी एक बड़ी वजह ये थी, आपने गांधी जी को जब देखा होगा तो धोती कुर्ता पहन के पतला दुबला सा इंसान, हाथ में लाठी। सोचिए भारतीय परिवेश उस टाइम कैसा था, ज्यादातर लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, भगवान की बातें हुआ करती थी, धर्म प्रचलित था, धर्म की मान्यताएं, रूढ़िवाद प्रचलित था। उसमें एक ऐसा व्यक्ति उनको दिखा जो खुद से रिलेट कर सकते हैं, एक कमजोर सा इंसान जो पूरे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहा है। गांधी जी की ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल के अंदर अपना अहिंसा और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। गांधी जी बचपन से ही सत्य बोलते थे। एक छोटा सा इंसिडेंट जो कई बार जिक्र किया जाता है गांधी जी की लाइफ के साथ, जब वो छोटे थे तो उनके स्कूल में एक इंग्लिश टीचर आया और उसने उनसे एक वर्ड लिखने के लिए कहा। गांधी जी ने उसकी स्पेलिंग गलत लिखी तो उनके खुद के स्कूल की जो टीचर थी उसने गांधी जी को इशारा करके बोला कि स्पेलिंग गलत है, परंतु गांधी जी ने स्पेलिंग ठीक नहीं करी। गांधी जी ने कहा कि जो सत्य है वो सत्य है, मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती और यही सत्य है। जैसा कि मैंने उनके पिता का उदाहरण दिया, गांधी जी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी इसी सत्य के साथ जीतना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीय समाज ना बदले, अंग्रेजों के आगे ना झुके, और इसी सत्य के साथ हम आगे बढ़े। स्टूडेंट, ये सत्याग्रह का और सर्वोदय का जो उनका विचार था,
तीन पर्टिकुलर आइडिया जिसको हम देखते हैं, स्वराज के स्टार्ट होते हैं, सत्याग्रह पे जाते हैं और सर्वोदय तक आते हैं। ये तीन आइडिया गांधी जी के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रहे। और इसके बाद मई 1934 के अंदर जो मूवमेंट थी उसको ऑफिशियली कांग्रेस ने पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया। तो स्टूडेंट, ये था महात्मा गांधी का पूरा जीवन, वो सारी घटनाएं जो उनके जीवन से जुड़ी रही। क्यों कहने के लिए तो महात्मा गांधी को जितना आप पढ़ेंगे उतना कम है, जितनी ज्यादा किताबों से आप पढ़ेंगे उतना कम है। बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे विचार, बातों पे कही गई बहुत सारी बातें, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी चीजें जरूरी थी हमने वो डिस्कस करी। साथ ही जब हम क्वेश्चनियर्स को डिस्कस करेंगे तो महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स, उनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स, इन सब को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।